ठीक है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? टेक्निक डिस्कस की थी, टेक्स्ट केस डिस्कस किए थे और आरटीएम। ठीक है। आप लोगों ने मेरे को भेजा है। अ, एक बार क्रॉस चेक कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रियंका ने आरटीएम और भेजा है। प्रियंका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आरटीएम और इसके लिए ना एक ही बनानी। अभी अपने दोनों बना ली, कोई बात नहीं। एक ही फाइल में दोनों बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे बताता हूँ। आराम से बैठो। ठीक है। लॉगिन, डिस्क्रिप्शन, होम पेज के। ठीक है। ये P1 P2 P3 अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, हमें अपने लिख दिए तो फंक्शन रिमूव बटन सॉस। ठीक है। लिखने आ गए आप लोगों को, इसके तो सही लिखे हैं नहीं। ठीक है। ठीक है। टेस्ट केस तो ठीक है, भी आरटीएम पे आते हैं। रिया ने भी सेंड किया था, रिया टेस्ट केस। इसमें नाम भी लिख दिया करो, टेस्ट केस टेम्पलेट बाय रिया, तो डाउनलोड करने का पता लग जाएगा। हाँ, ये आरटीएम ऐसे, बट इसको पूरे तरीके से नहीं बनाया। लॉगिन, ठीक है, प्रोडक्ट पेज पूरा फिल नहीं किया है भैया। स्टेप्स, स्टेप्स नहीं लिखे। ये स्टेप्स पूरे आएंगे ये। ये वाले प्रोडक्ट पेज के टेक्स्ट के एक्टिव कार्ड बटन है। अभी एक्टिव कार्ड बटन है कहाँ? वहां तक पहुंचने के भी स्टेप्स लिखोगे? क्या कर रहे हो तुम? देख क्यों लिख रहे हो? ये चीज क्लियर है? प्रीवियस से मतलब नहीं, ये टेक्स्ट इंडिविजुअल है। इसको यहाँ तक करने के लिए जो भी स्टेप्स होंगे ना, वो लिखने पड़ेंगे। पहले कौन सा किया, बाद में कौन सा किया, उससे मतलब नहीं होता। ठीक है। हर टेस्ट केस अपने आप में एक इंडिविजुअल टेस्ट केस है। इज दिस क्लियर? तो उस टेस्ट केस में जो भी करना, सबका डेटा आएगा। एक सही करिएगा। काट। सेम टेस्ट स्टेप्स में गलती की है। प्री कंडीशन भी आएगी, टेस्ट डेटा भी आएगा। चेकआउट, ये कंप्लीट करिएगा भैया, ये कंप्लीट नहीं किया आपने। ठीक है। प्रियंका की फाइल देखिएगा, प्रियंका ने इसे कंप्लीट किया है। योर कार्ड पे किया है तो इसने प्रॉपर किया है। ठीक है। प्रॉपर टेस्ट केस पे स्टेप्स लिखिए। सुधांशु ने भेजा है तो पूरा ध्यान। क्यों? चलो एक बात तो देखते हैं। सिर्फ उसके लिए हैं बस इतने? पता कैसे चलेगा सही लिख रहे हो? टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन गलत लिखी है फिर से। डिस्क्रिप्शन गलत है ये। ठीक है, सही करना। ये सही लिखिए डिस्क्रिप्शन। पहले देख लो, मेरे को भेज देना, बाद में कोई जल्दी नहीं है। देख लो पहले। ये समझ में गलती से कहाँ समझ, डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया? ये गलत लिखा है, ये समझ में आ गया? कर दिया था, चलो ठीक है। इस तरीके से लिखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पूरे लिखोगे तो ही पता लगेगा ना मुझे कि कैसे लिख रहे हो।
ठीक है। मैं कह रहा था आरटीएम, आरटीएम इसमें दिखाता हूँ मैं, जो इसने लिखे हैं, लॉग इन सोर्स डेमो। और यहाँ पे मैं एक टैग बना रहा हूँ, शीट 1, और इसको नाम दे रहे हैं हम क्या, आरटीएम। ठीक है, इसको हम ले जा रहे हैं टॉप में। क्लियर। और जो आरटीएम बनाया है उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से और यहाँ पे आरटीएम में क्या डिफरेंस आएगा। रिक्वायरमेंट नंबर, सपोज ये मैंने ले रिक्वायरमेंट नंबर 1। ठीक है। मॉड्यूल नंबर नहीं लिखते हैं, रिक्वायरमेंट लिखते हैं, रिक्वायरमेंट 1। मॉड्यूल कौन सा है, लॉगिन पेज। अब इसमें हाई लेवल सिनेरियो क्या है, सिर्फ लॉगिन करना है। ठीक है, ये हो गया हाई लेवल। क्लियर। फिर लो लेवल। प्रियंका इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। लो लेवल में क्या है, यहाँ पे कौन सा सिनेरियो है, ध्यान से देखो। इसमें लॉगिन ही तो करना है, एक ही फंक्शन के। अब लॉगिन इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, 3 यूजर बोले थे तो लो लेवल हो जाएंगे। लॉगिन विद स्टैंडर्ड यूजर, या टेस्ट डिस्क्रिप्शन का नाम दे सकते हो यार, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो। स्टेटस। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बस इसको रैप कर दो। ठीक है। टेस्ट केस की आईडी, ये आईडी हो गई, कॉपी करो, ये आईडी हो गई। ठीक है। दूसरा टेस्ट केस, इनकरेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो सिर्फ। स्टेप्स नहीं लिखने, सिर्फ यहीं से पता लग जाए कि आप उस लॉगिन में क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, उस टेस्ट केस की आईडी, और इनको अटैच भी कर देना है। ठीक है। अटैच कैसे करना है, जैसे ये कौन से में है, B11 लिंक। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ गए। ठीक है। B12, इस पे क्लिक, हमने RTM।
ठीक है, ये इसका हो गया। यहाँ पे आ गए B12, B13। ये B12, स्टेटस पास हो रहे हैं पास, फेल हो रहे हैं फेल, ऐसे ही सारे लिखने हैं, स्टेप्स नहीं लिखने हैं। इनका ये क्लियर हो गया। अब इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है। पहला मॉड्यूल लॉगिन पेज, लॉगिन फंक्शनैलिटी। करेक्ट यूजर करेक्ट पासवर्ड के साथ, इनकरेक्ट यूजर नेम इनकरेक्ट पासवर्ड के साथ। ठीक है, इनकरेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, सारे अपने इस तरह के लॉगिन आ जाएंगे। ठीक है, लॉगिन विथ, कोई और टेस्ट केस बनाए, लॉगिन विथ एम्प्टी, एम्प्टी के साथ, या फिर आपने परफॉर्मेंस ग्लिच के साथ बनाया है, वो भी लिख सकते हो। लॉगिन विथ लॉग्ड आउट यूजर, उसके भी लिख सकते हो। क्लियर, वो सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ बैकग्राउंड में से। क्लियर है, तो इस तरीके से आरटीएम बनेगी। इसमें डाउट है? हाई लेवल में सिर्फ पेज का नाम या फंक्शनैलिटी, जैसे इसमें है होम पेज में गए। ठीक है, तो ये तो मॉड्यूल कौन सा हो गया, होम पेज। अब इसमें कौन कौन से, ये फिल्टर वाला, तो एक ये लेबर सिनेरियो क्या हो गया, फिल्टर चेक करना है। फिल्टर के 1 2 3 जितने भी टेस्ट केस आपने बनाए होंगे। ठीक है, और इसमें क्या चेक किया, ऐड टू कार्ट। तो ये कौन सी फंक्शनैलिटी चेक कर रहा है, ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट में आपने क्या क्या किया है, ऐड टू कार्ट बटन, ऐड रिमूव के किए हैं जितने भी टेस्ट केस बनाए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आईडी। और क्या चेक किया है, हमबर्गर वाला किया है मीनू, साइड मीनू करके यहाँ पे हमबर्गर मेनू या मीनू आइकन, और उसके अंदर क्या क्या टेस्ट केस लिख रहे हो वो यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लिखनी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्लियर है, उनके टेस्ट केस जो बनाओगे, तो मुझे इस पेज को पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कितने टेस्ट केस बने, मुझे कहीं जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इसमें टेस्ट केस में जाना है, ऐड टू कार्ट। मैं वहां से गया तो यहीं पहुंच गया ऐड टू कार्ट में, इसी पे मेरे कर्सर आ गया। क्लियर, सपोज इसको लिंक करना है, ऐड टू कार्ट पे हम इसको लिंक कर दिया B25 योर कार्ट, सपोज चेकआउट उस कार्ट, नाम देते रहे रैंडम नहीं। यहाँ पे सिनेरियो लिख दिया हमने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख दिया क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी दे दी, और आईडी का लिंक कर दिया उस पे, लिंक योर एड टू कार्ट B25 के, जो भी इसकी आईडी होगी हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्लियर, वहां से टेस्ट केस। इसी में अगर टेस्ट केस का स्टेटस लिखना पास फेल, रन वन, रन वन मतलब जब आपने पहली बार टेस्ट केस किए तो कितने पास हुए कितने फेल हुए, ऊपर डेट, ये 16 मार्च को नेट रन वन चलाया, पहली बार रन किया, कितने पास हुए कितने फेल। दूसरा, रन टू स्टेटस, कि कितने पास हुए थे कितने फेल, तो यहाँ पे दिखता रहेगा कितने टेस्ट केस पास, फिल्टर लगा के दे सकते हैं कितने फेल हुए कितने पास हुए। क्लियर, ये इस तरीके से टेस्ट केस लिखना है, इस तरीके से आरटीएम बनाना है। हाँ, इसी में बनाना है, एक ही इसमें बनाना है, अलग से नहीं बनाना। ये क्लियर है, तो डाउट नहीं है। ये एक ब्लॉक में नहीं बनेगा, ठीक है, जैसे एक ब्लॉक में बना देना, ऐसे नहीं बनाना है, सबको अलग अलग बनाना है। ठीक है,
नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। टेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अगर टेस्ट प्लान समझ में आता है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बताया था, टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस, टेस्ट केस को रिव्यू करना, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आरटीएम, और ये इसके टेम्पलेट हो गया। ये चीजें क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? वैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है। रिक्वायरमेंट मॉड्यूल, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन किसको जा रहा है, और टेस्ट केस का नेम। नहीं नहीं, वो नहीं लिखना, वो सिर्फ नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफेक्ट ट्रैकिंग, भी नया टॉपिक है। डिफेक्ट क्या होता है, पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्या होता है डिफेक्ट। कोई भी बग एंड एरर। ठीक है। बग एंड एरर मतलब हमारा, प्रियंका आपको म्यूट पे रहोगे, आपका बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। Bug is an informal name of defect which means the software or application is not working as per the requirement, कि वो सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है। कब मिलेगा? while testing the application while testing the application or executing the test cases, the test engineer may get the expected error as per the requirement, and the bug has various name, error, issue, problem, fault, ये सब कह सकते हैं। क्लियर। बग आता क्यों है बेसिकली, जब भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके एक्चुअल रिजल्ट से डिफरेंस होगा। क्या कहा मैंने, कि जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहाँ पे लिखा है, टेस्ट केस में आपने लिखा है, और जब आप उन टेस्ट केस को रन कर रहे हो, तो एक्चुअली रन हो रहे हैं वो, आप एक्चुअल में उसको रन करके देख रहे हो। जो एक्चुअल में जब रन करोगे तो एक्चुअल बिहेवियर उसको पता लगेगा। तो अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिफरेंस में है, तो डिफरेंस है तो क्या हो गया, वो डिफेक्ट हो गया। ये क्लियर है? बग की क्लियर डेफिनेशन है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अगर हमारा डिफरेंस आता है एक्चुअल बिहेवियर, देन इट इज अ डिफेक्ट। दिस इज क्लियर। वो एरर होती है, उसको एरर बोलते हैं, सिंटेक्स एरर या फिर कुछ और, कंपाइलेशन एरर। इसमें बग मिलेगा, सॉफ्टवेयर में आपको बग मिलेगा। क्लियर। डिफेक्टिव बग क्यों आता है? रॉन्ग कोडिंग। क्लियर है? मिसिंग कोडिंग, या कहीं एक्स्ट्रा कोडिंग लिख दी। रॉन्ग कोडिंग तो आपको समझ में आता है कि कुछ गलत कोडिंग कर दी, उस वजह से डिफेक्ट आ रहा है। मिसिंग कोडिंग, कुछ पोर्शन छूट गया। एक्स्ट्रा कोडिंग मीन्स डेवलपर ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे दिए जो नहीं देने थे। क्लियर। तो वो भी क्या है, एरर है। जैसा चलना चाहिए वैसा ही, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता है ना कि आपको पेड यूजर है, सारे फीचर दिखाने हैं, जो अनपेड यूजर है उसमें कम फीचर दिखाने हैं। अगर अनपेड यूजर फीचर, अनपेड यूजर को भी सारे फीचर दिखेंगे, उसका मतलब वो भी तो डिफेक्ट है। एप्लीकेशन तो ठीक चल रही है, लेकिन उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। दो चीजों को समझो, एप्लीकेशन में गलती नहीं है, समझ रहे हो? एप्लीकेशन तो काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही है।
कि पेड यूजर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेड यूजर तो पेमेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये डिफेक्ट है। पेमेंट हो रही है मतलब ये डिफेक्ट है, तो आपको समझना है बिहेवियर। इज क्लियर? फिर बग ट्रैकिंग टूल आते हैं। ठीक है, टूल का मतलब कि अगर आपके पास बग मिला तो उसको रिपोर्ट करने का तरीका होता है। कंपनी में कुछ टूल भी यूज होते हैं, जैसे जीरा, बगजीला। ठीक है, ज्यादातर तो जीरा पे काम होता है या फिर एक्सेल पे काम होता है। मेंटिस भी किया है, गुड। एसएमटीपी प्रोटोकॉल। मेंटिस मैंने यूज नहीं किया, मुझे सुना है बस नाम। तो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग यूज होता है। ठीक है, अब जब बग आएगा तब आपको बग को दो चीजें समझनी, एक तो सीवियरिटी, एक दूसरी प्रायोरिटी। सीवियरिटी कि वो बग कितना क्रिटिकल है, किसी को चोट लगी है तो कितनी खतरनाक चोट लगी है, कहीं खरोच लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, हाथी टूट गया है, या फिर हार्ट फेल हो गया है। तो सीवियरिटी समझ रहे हो, कितना सीवियर डिफेक्ट है। प्रायोरिटी, कितना जल्दी ठीक करना है, दोनों अलग चीजें। सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी, सीवियरिटी मतलब कि इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, प्रायोरिटी मतलब कितनी जल्दी ठीक करना है। थ्योरी में तो सीवियरिटी प्रायोरिटी दोनों होता है, बट इंडस्ट्री में ज्यादातर हम प्रायोरिटी का यूज करते हैं। प्रायोरिटी को डिनोट करते हैं P1, P2, P3, P4, कि कौन सा डिफेक्ट जल्दी ठीक कराना है। तो जिसकी सीवियरिटी ज्यादा होती है ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उसको ही प्रायोरिटी पर रखें, ये ज्यादा क्रिटिकल है। क्लियर? अब किसको P1 माने, किसको P2 माने, ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब यहाँ से समझना, ये समझ में आ गया कि अब ये काम किसका है, P1 P2, ये टेस्टर का काम है। क्लियर? सपोज एक एग्जांपल से समझो, फिर मैं इसमें आता हूँ। सपोज दो पेशेंट आए किसी हॉस्पिटल में। पहले पेशेंट को फीवर था, ठीक है, हेडेक हो रहा था, और दूसरे पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर वहां पे एक ही है, ये दोनों को ट्रीट करेगा। तो ये किसके पास आया, दोनों नर्स के पास आए, एक साथ आ गए, और नर्स को आगे भेजना है। तो नर्स पहले किसको भेजेगी, आपको क्या लगेगा किसको भेजना चाहिए? सेकंड वाले को। क्यों? एक्सीडेंट केस है, ज्यादा क्रिटिकल है, ये वेट कर सकता है। सेम यहाँ पे एरर की जगह क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। किसको भेजना है? डेवलपर को भेजना है या मैनेजर को भेजना है? कौन भेजेगा? टेस्टर भेजेंगे। डेवलपर, जो मैनेजर होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं ज्यादातर, उनको ज्यादा नॉलेज है, वो मैनेज करने के लिए होते हैं, टेक्निकल नॉलेज कम होती है। प्रोडक्ट की नॉलेज टेस्टर को ज्यादा होती है। तो पहले कौन सा सही करवाएं वो, तो जो आप भेजोगे कि भैया ये P1 है, ये P2 है, वो उसी हिसाब से पहले P1 को सही करवाएंगे और उसी हिसाब से P2 को सही करवाएंगे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, P2 P1 टेस्टर की, क्योंकि उसको प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा डीपली है, क्योंकि वो मॉड्यूल वही संभाल रहा है। तो P1 P2 का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? P1 का मतलब होता है कि ये बहुत हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट है, ये सेम डे में रिजॉल्व होना चाहिए। हाई प्रायोरिटी, सेम डे, जिस दिन डिफेक्ट आया, जो डेवलपमेंट की टीम है वो उसी दिन सही करेगी, 24 आवर्स के अंदर। ये रूल होता है। ठीक है, चाहे उनको बैठना पड़े 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा। ये मैनेजर करवाएगा, डेवलपर से करवाएगा। सही करने का काम आपका नहीं ना, आप नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि वो कोडिंग से हुआ। क्लियर है? पी अब ये P1 किसको बोलते हैं, ब्लॉक लेवल डिफेक्ट। जहां पे
कोई फंक्शनैलिटी यूज करने से ही आप ब्लॉक हो जा रहे हो, कि वेबसाइट पे पेमेंट ही नहीं हो रही है, सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, छोटी सी पेमेंट होना बंद हो गई, सर्वर डाउन हो गया, कुछ हो गया। ठीक है। ब्लॉक लेवल फंक्शनैलिटी दैट इज कॉल्ड P1, ये अगर आ गई सेम डे में सही कर दी। क्लियर। दूसरी आती है P2, मेजर फंक्शनैलिटी में ब्रेक आ गया। मेजर फंक्शनैलिटी मतलब पेमेंट तो हो रही है, क्रेडिट कार्ड से हो रही, डेबिट कार्ड से हो रही, लेकिन यूपीआई से नहीं हो रही। समझ रहे हो, पेमेंट हो रही है लेकिन यूपीआई से नहीं हो रही है, किसी एक ऑप्शन से नहीं हो रही, चार क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, एक पेमेंट से नहीं हो रही। तो ये क्या हो गया, मेजर इशू हो गया, P2। तो अगर कंपनी पहले कोशिश करते P1 को सॉल्व करेंगे, फिर P2 पे। अगर दोनों एक साथ आ गए तो पहले इसको सॉल्व कर, यूपीआई को देखना पहले, तो पेमेंट के ऑप्शन को खुलवाए ना, फिर यूपीआई पे आएंगे। P3 होता है माइनर। माइनर डिफेक्ट मतलब पेमेंट भी हो रही है, यूपीआई की पेमेंट किसी एक पार्टिकुलर बैंक से नहीं हो रही, उसमें भी सब डिविजन। समझ आ रहा है, माइनर फंक्शनैलिटी, कि एक बैंक का अकाउंट है, उससे यूपीआई पेमेंट नहीं हो रही, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी विद इन द टाइम लिमिट हमें ठीक करना होता है। P1, P2, P3। फिर आते हैं P4। P4 होते हैं कॉस्मेटिक डिफेक्ट, कि इसका ना कलर सही नहीं आ रहा है, या इसमें कहीं पे माइनर से स्पेलिंग मिस्टेक है, एग्री टू टर्म्स में बटन थोड़ा इधर होना चाहिए था, इधर आ रहा है। तो उस टाइप के छोटे मोटे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक डिफेक्ट। हाँ, कभी छोटी मोटी, बहुत ज्यादा बड़ी, ऐसा नहीं कि कंपनी का लोगो ही गलत निकल के आ रहा है, छोटी मोटी गलतियां हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक डिफेक्ट। ठीक है, ये तो है डिफेक्ट। और प्रायोरिटी हम कहाँ लिखते हैं, टेस्ट केस में लिखते हैं। जिस टेस्ट केस के फेल होने से हमें लगता है कि P1 डिफेक्ट आ जाएगा, वो P1 टेस्ट केस। फिर से, जिस टेस्ट केस के फेल होने से हमें लगता है कि इससे P1 आ जाएगा, कि इंपॉर्टेंट सिनेरियो को कवर कर रहा है, अगर ये फेल हुआ तो मतलब P1 डिफेक्ट। से लॉगिन है, लॉगिन नहीं चला तो P1 डिफेक्ट। लॉगिन की टेस्ट केस कैसे होगा, P1। लॉगिन की जो इंपॉर्टेंट ही है, कोई गलती से गलत लॉगिन कर पा रहा है, बहुत मेजर इशू, P1। तो ये यूजर के पर्सपेक्टिव से किसको सोचना होता है, टेस्टर, कि भैया कौन से, जब मैं टेस्ट करूंगा तो कौन से डिफेक्ट ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। P1, P2, P3, P4 उस हिसाब से टेस्ट केस में लिखते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। जो अभी तक आप P1, P2, P3, P4 लिख रहे थे उनको सही करना, टेस्ट केस को समझना, कि कौन सा टेस्ट केस क्या कवर कर रहा है, किस फंक्शनैलिटी पे आ रहा है, उसके हिसाब से P1, P2, P3, P4। ये क्लियर हो गया, इसमें डाउट है। क्लियर हो गया, सीवीआरटी प्रायोरिटी। डिफेक्ट लाइफ साइकिल, जैसे सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है ना, सॉफ्टवेयर किस किस फेज से होकर जाके गुजरेगा, वैसे किसकी लाइफ साइकिल होती है, डिफेक्ट की। क्लियर। क्या लाइफ साइकिल होती है, दिस इज। तो जब आप नया कोई डिफेक्ट लॉन्च करोगे, अब डिफेक्ट लॉन्च करने के लिए ये स्टेटस है डिफेक्ट के, डिफेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है। सपोज आपको अपने एक शीट में, अब एक कॉलम, एक पेज ऐसे डिफेक्ट का भी बनाना है, इसमें सैंपल बच्चों की, ठीक है, एक डिफेक्ट का। क्लियर। डिफेक्ट का कौन सा, 1 2 सीरियल नंबर, डिफेक्ट की आईडी आप जनरेट करोगे, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन, उस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, यूजर अनेबल टू लॉग इन आफ्टर एंटरिंग करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड।
अपने टेस्ट डेटा कौन सा यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे टेस्ट किया, बिल्ड सर्वर में, क्यूए में, डेव में, अलग अलग सर्वर होते हैं। कौन से ब्राउजर में किया। ठीक है। प्रायोरिटी क्या है डिफेक्ट की। क्लियर है। डिफेक्ट किसने लॉक किया है। बग ट्रैकिंग, अभी डिफेक्ट किसके पास है। तो अभी जैसे मैंने लॉक किया तो डेवलपर राहुल को असाइन कर दिया। स्टेटस क्या है। फिर बग ट्रैकिंग मतलब अभी जैसे टेस्टर भारत के पास है। क्लियर। भारत ने असाइन कर दिया किसको, राहुल के पास। राहुल ने उस बग का क्या किया, इतनी चीज तो सेम रहेंगी, ये चेंज होता रहेगा। अभी क्लोज्ड है। क्लोज्ड का क्या मतलब है, वो उसकी लाइफ साइकिल से पता चलेगा। अगर नया डिफेक्ट लॉन्च किया है मैंने, तो मैं करूंगा राहुल, भारत के पास है और न्यू डिफेक्ट। स्टेटस न्यू का मतलब है कि मैंने अभी अभी एक डिफेक्ट लॉक किया है, तो मैनेजर को दिख जाएगा इस शीट पे, तो किसी को असाइन कर देगा इसको। क्लियर। स्टेटस न्यू का मतलब कि मैंने अभी अभी लॉन्च किया है। स्टेटस असाइंड कर दिया, मतलब मैंने किसी को वो डिफेक्ट असाइन कर दिया। मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पे राहुल और यहाँ पे कर देगा असाइंड। इसका मतलब क्या है, अभी डिफेक्ट राहुल को ठीक करना है। डेवलपर यहाँ पे लिख भी देगा डेवलपर, या कोई सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपडेट कर देता है मैनेजर। डिफेक्ट को ओपन कर दिया, राहुल के पास गया, राहुल ने क्या कर दिया, ओपन। आपको न्यू करके डिफेक्ट को लॉक करना है। डिफेक्ट लॉक किया, बग ट्रैकिंग आपके पास है, आपने क्या कर दिया, न्यू कर दिया स्टेटस कि आपने न्यू डिफेक्ट आया था, आपने रिपोर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड बग डिफेक्ट रिपोर्टिंग। असाइनमेंट मैनेजर तो शीट पे होगा, मैनेजर को दिखेगा। असाइन समझ में आ गया। ओपन समझ में आ गया कि राहुल ने डिफेक्ट ओपन कर दिया, वो देख रहा है कि इस डिफेक्ट में क्या कर सकती है। क्लियर, वो ठीक कर रहा है मतलब राहुल। फिर अगर उसने फिक्स कर दिया, तो उस डिफेक्ट को क्या कर देगा, फिक्स्ड। फिक्स करने के बाद वो उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर देता है। उसका स्टेटस क्या कर देगा, पेंडिंग रीटेस्ट, कि भैया ये टेस्टर के लिए पेंडिंग कर दिया, कि आप टेस्टर इस पे रीटेस्ट करो, मैंने फिक्स कर दिया, आप रीटेस्ट करो। टेस्टर उसको रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद अगर वो वेरीफाई है तो उसको क्लोज कर देता है। वेरीफाई लिख के क्लोज, मतलब डिफेक्ट आया था, राहुल ने ठीक किया, तो टेस्टर ने रीटेस्ट किया, क्लोज कर दिया। अगर किसी डिफेक्ट का स्टेटस क्लोज दिख रहा है, मतलब डिफेक्ट आया था, ठीक हो गया। अगर रीटेस्ट करते टाइम आपको लगा यार ये तो अभी भी गलत है, तो आप क्या कर दोगे, उसको रीओपन। फिर वो पहुंच जाएगा किसके पास, डेवलपर के पास। डेवलपर या तो उसको फिक्स करेगा, फिर से वो टेस्टिंग साइकिल शुरू हो जाएगी। वरना कोई रीजन दे देगा कि भैया डुप्लीकेट इफेक्ट है, कि पहले भी एक डिफेक्ट ऑलरेडी इसके टाइप का रेस हो चुका है, इसको बंद करता हूँ, वहां ठीक कर रहे हैं। रिजेक्ट कर देगा कि डिफेक्ट नहीं है, या रेफर कर देगा इसको बाद में करेंगे, या नॉट ए डिफेक्ट करके कोई रीजन बता देगा। बिल्कुल, रीजन बताएगा, कमेंट लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक आगे कमेंट का सेक्शन होता है कि ये डुप्लीकेट इफेक्ट है, इसलिए इसको भी क्लोज मत करो। तो डिफेक्ट की लाइफ साइकिल, डिफेक्ट आया, गया किसके पास, क्योंकि एक नहीं है, 100 डिफेक्ट है, आप तो भूल जाओगे ना कौन सा है, तो स्टेटस बताएगा इस डिफेक्ट का क्या हो रहा है। हम लिख के रख रहे हैं। दसियो टीम में बहुत सारे डिफेक्ट हैं, ऐसे याद नहीं रहेगा तो लिखना पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्लियर हुई है। इसको बोलते हैं क्या, डिफेक्ट ट्रैकिंग। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, अपनी फाइल में सेम टेम्पलेट में डिफेक्ट बनाना है। जब आप टेस्टिंग अपने सारे टेस्ट केस लिखोगे, ठीक है, फिर प्रॉब्लम यूजर के साथ अगर लॉगिन करोगे ना, तो
आपको डिफेक्ट दिखने लगेंगे, यहाँ पे डिफेक्ट आपके टेस्ट फेल होने लगेंगे। तो अगर आपने जो टेस्ट केस लिखेंगे वो फेल होने लगेंगे। पहले के सबसे पहले कौन सा टेस्ट केस फेल होगा कि डिफरेंट इमेज लोड होनी चाहिए थी, प्रोडक्ट की आई नहीं रही है, वो टेस्ट केस फेल। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट इसमें हो रहा है, ये बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ, ये आपके टेस्ट केस में होनी चाहिए, कहीं कहीं पे होगा वो, जानबूझ के एरर कर रखी है इसमें। क्लियर। अब इसका सब 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 ये चीज क्लियर है। सारे टेस्ट A to Z, अभी तो आप अकेले लिख रहे हो तो लग रहा है कि बहुत सारे हैं, लेकिन तीन चार टेस्ट मिल के लिखते हैं, और एक दिन में नहीं टाइम मिलता। चेक सब कुछ करना है। हाँ, मुझे को पूरा करके दे देना आप। कुछ छूट गया तो बता दो कि ये भी टेस्ट केस बन सकता है। आप खुद ही चेक करोगे ना, सारे टेस्ट केस को इस वेबसाइट पर रन करोगे, कौन से यूजर से प्रॉब्लम, यूजर से पता लगने लगेगा कि आपके कौन से टेस्ट केस पास हो रहे हैं, कौन से फेल हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है। तो आपको डिफेक्ट लाइफ साइकिल भी बनानी है। क्लियर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक्सेल की साइड में आप बना सकते हो, जैसे आरटीएम बनाई थी ना, उसी में एक कॉलम डिफेक्ट का। क्लियर। इतने तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब कुछ इसके अलावा भी अदर टाइप्स की टेस्टिंग होती है। पहले भी डिस्कस किया था रिग्रेशन टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि कोई कोड चेंज, जो बहुत बड़ा कोड चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट उनके सारे मॉड्यूल्स के टेस्ट केस को रन करते हैं। ये तो हमारे कोड में थोड़ा कर, ये चीज क्लियर है। रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब, ठीक है, ये समझ में आ गया। रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, बड़ा कोड, रिग्रेशन ध्यान से समझो। जब कोई कोड चेंज, जो मेजर कोड चेंज होगा, आपको बताया जाएगा कि मेजर कोड चेंज हुआ है और वो किस किस में इम्पैक्ट कर सकता है। इम्पैक्ट मतलब कौन कौन से मॉड्यूल्स को आपको दोबारा चेक करना है। तो उसकी जो मेन मेन टेस्ट केस होंगे P1 P2, वो सब आपको चेक करने पड़ेंगे। उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। पहले भी कराया था। स्मोक टेस्टिंग, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, सैनिटी, सेम मॉड्यूल में डिफेक्ट आए हैं उनको चेक कराना है। क्लियर। डेटाबेस टेस्टिंग, डेटाबेस को चेक करना, सिक्वल प्रोग्रामिंग से डेटाबेस को चेक करना। एडॉक टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है। ठीक है। टेस्ट मैनेजमेंट टूल, बग ट्रैकिंग टूल, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, परफॉर्मेंस, क्रॉस ब्राउजर, इंटीग्रेशन यूनिट, मोबाइल, जीयूआई, सिक्योरिटी, अलग अलग टाइप के टेस्टिंग के टूल्स आते हैं। नाम जैसे अगर हम लें, अ, ठीक है, सब जीरा की बात करते हैं ना, तो जीरा एक बग ट्रैकिंग टूल और टेस्ट मैनेजमेंट टूल है।
कि इतनी सारी फाइल्स हैं, इतने सारे सिस्टम्स हैं, इनको कैसे एक जगह रखें। क्लियर। अभी एजाइल भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी समझ में आएगा थोड़ा सा। तो कुछ टूल का यूज कर किया जाता है कंपनीज में। उन टूल्स का ही नाम है। डिफेक्ट आते हैं, मेंटिस, जीरा, बगलॉग। तो यही जो डेटा मैंने अभी आपको बताया, यही आपको फिल करना होता है। क्लियर। ऑटोमेशन के टूल्स आते हैं, सेलेनियम, टेलेरिक, यूटीपी। ठीक है। सेलेनियम किसके लिए यूज होता है? ऑटोमेशन के लिए। सारे ऑटोमेशन के टूल है, अलग अलग टूल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए अपाची जेमीटर, लोड निंजा, लोड रनर, वेब लोड, सारे टूल परफॉर्मेंस टेस्टिंग। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग होती है, उसके लिए टूल यूज होते हैं। यूनिट टेस्टिंग होती है, उसके लिए टूल यूज होते हैं। मोबाइल टेस्टिंग होती है, ये ऑटोमेशन मोबाइल टेस्टिंग, इसके लिए टूल होते हैं, एपीएम। फिर तो कुछ और टूल्स मार्केट में यूज होते हैं। क्लियर है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के डिफरेंसेस, इंटरव्यू में आप जाओगे इस तरह के डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग, व्हाट इज ऑटोमेशन, एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, अल्फा बीटा, टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियोस, बाउंड्री वैल्यू, इक्वलेशन पार्टीशन, ये सब पढ़ रखा है हमने। स्टैटिक टेस्टिंग, डायनामिक टेस्टिंग में और मतलब होता है, डायनामिक टेस्टिंग जो हम टेस्टिंग करके देख रहे हैं, रिग्रेशन, सैनिटी, ये सब डायनामिक टेस्टिंग है। क्लियर है। स्टैटिक टेस्टिंग मीन्स होता है कि जैसे हमने टेस्ट केस लिखा और टेस्ट केस को रिव्यू करा रहे हैं। ठीक है। इससे क्या हो रहा है? हमारे टेस्ट केस इंप्रूव हो रहे हैं। इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिक टेस्टिंग, कि हम इस पर टेस्ट करके नहीं देख रहे, अपने टेस्ट केस टूल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। एक्चुअली टेस्टिंग नहीं हो रही, लेकिन प्रोसेस हो रहा है। क्लियर। एसटीएलसी ये शुरू में डिस्कस किया था। क्लियर है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कुछ एमसी क्वेश्चन है कि आप खुद पढ़ के देखना। एमसी के क्वेश्चन है। क्लियर है। इनको पढ़ के देखना, समझ में आएंगे आपको। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस नोट से बने हुए हैं। टेस्टिंग में आपको इतना ही सीखना है। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एजाइल। एजाइल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। एजाइल, और इसको फिर जीरा में करके देखेंगे, दो चीजें समझेंगे कल, एजाइल और जीरा। क्लियर। आपका काम क्या रहेगा? एसआरएस को समझना। फिर से आते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको ये चीज समझ में आएगी जो यूजर स्टोरीज मिलती है, बताऊंगा मैं। अब जैसे ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमने ये बात करी थी, एसटीएलसी। तो इसमें आपको हर चीज समझ में आएगी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस समझ में आ गया, रिक्वायरमेंट को समझना, टेस्ट प्लान क्रिएट करना, इन्वायरमेंट सेटअप करना, डेटा रेडी करना, यूजर नेम पासवर्ड लेना, ब्राउजर सेटअप करना, जो भी चाहिए, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट को लॉक करना, टेस्ट साइकिल क्लोजर करना। टेस्ट साइकिल क्लोजर मतलब जो भी सारे रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करके सबमिट करना। ये सारा प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस में करने के लिए आपको ना छोटे छोटे टास्क असाइन होते हैं। क्या करना है आपको? तो असाइनमेंट कहाँ होता है? किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, या छोटी कंपनी में जीरा के ऊपर, या फिर सेल के ऊपर ही आपको देते हैं कि ये टास्क लिखे हुए हैं, ये टास्क आपको करने हैं, इतना टाइम है। तो उसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट टूल्स, जो भी हमने पढ़े। ठीक है। उसके लिए एक फ्रेमवर्क यूज होता है, उस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं एजाइल। क्लियर है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, ये टेस्टर के लिए नहीं है, ये टीम के लिए होता है, कि पूरी टीम एक साथ कैसे काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी एजाइल। ये स्क्रम मास्टर। क्लियर, समझेंगे इसमें क्या क्या होता है। आज इतने रखते हैं, कल एजाइल और जीरा पढ़ेंगे। क्लियर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तब तक क्या करना है?